नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी वाला और मैं हूं पंकज मौर्य। आज का जो चैप्टर है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये 10th क्लास का तीसरा चैप्टर है इसके बायोलॉजी के अंदर। इसके पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, लाइफ प्रोसेसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो शुरू करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एक्चुअली में ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो कि 12th में है, उसी का ये लाइट वर्जन है। ठीक है, तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस, क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। अपने जैसे इंडिविजुअल बनाने की जो प्रक्रिया है उसे ही बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। ठीक है, कोई जीव अगर वो अपने जैसे ही दूसरे जीव का निर्माण कर सकता है और जिस प्रोसेस से वो दूसरे जीव बनाता है उस प्रोसेस को ही बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन एंश्योर्ड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बहुत ज़रूरी है। एक यही ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा ये इंश्योर किया जा सकता है कि जो लाइफ है, जीवन है, वो पृथ्वी पर, अर्थ पर या कहीं भी अगर लाइफ है तो वो बनी रहेगी। ठीक है, कैसे, मान लीजिए अगर कोई एक ग्रुप है, एक स्पीसीज है, प्रजाति है, ठीक है, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, मतलब कि वो अपने जैसे और जीव नहीं बना रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे पुराने जीव ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, मरते जाएंगे, जैसे पुराने होते जाएंगे मरते जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो मर जाएंगे और नए जीव होंगे नहीं, नए जीव नहीं बनेंगे नहीं। तो क्या होगा, जो पुराने जीव हैं, स्पीसीज है, वो जो प्रजाति है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए कोई प्रजाति बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है रिप्रोडक्शन हो। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रिज टू हेरिडिटी ट्रांसमिशन, बिल्कुल सही बात है। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स। क्या होता है रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में कैरेक्टर्स जो होते हैं पेरेंट्स से कहाँ जाते हैं, अपने बच्चों में, उनके बच्चों में। कैसे जाते हैं, जो पेरेंट्स का डीएनए होता है उसी में सारी इन्फॉर्मेशन होती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स कैसे क्या कर रहे हैं, उनके क्या क्या मेटाबॉलिज्म उनकी बॉडी में हो रहा है, उनका शरीर कैसा है, कैसी बनावट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ है, क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए, और डीएनए में सारी इन्फॉर्मेशन है। और यही डीएनए की एक कॉपी कहाँ जाती है, उनके बच्चों में जाती है। ठीक है, इस डीएनए की कॉपी जो कॉपिंग हो रही है, डीएनए की कॉपी बन रही है, उसमें कभी कभी हो सकता है थोड़े माइन्यूट चेंजेस भी आ जाएं। ठीक है, तो चेंजेस 2 टाइप के हो सकते हैं, एक अच्छे चेंजेस और एक बुरे चेंजेस, जिन्हें बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, अच्छे वेरिएबल्स हैं तो अच्छी बात है। अगर बुरे वेरिएबल्स हैं, गलत वेरिएबल्स हैं, तो बॉडी को क्या हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो मेंटली रिटायर्ड होते हैं। क्या कहने का मतलब है, जो दिमाग से थोड़ा सा कम काम करता है उनका दिमाग, उन्हें स्पेशल चाइल्ड्स कहते हैं। वो उनमें क्या दिक्कत होती है, यही दिक्कत होती है कि उनके जो डीएनए होता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, या फिर किसी की बॉडी है, किसी की हाइट कम रह जाती है, या किसी का बॉडी सही से नहीं होती है जब पैदा होता है तो। ठीक है, और उम्र भर ये दिक्कत रहती है। ये सब क्या दिक्कत है, ये डीएनए की वजह से ही दिक्कत आती है। तो नेचर ने क्या किया है, नेचर ने जो अच्छे वेरिएबल्स हैं, नेचर ने कोशिश करी है कि जो अच्छे वेरिएबल्स हैं वही सिर्फ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएं और जो बुरे वेरिएबल्स हैं वो ना जाएं। ठीक है, एक्चुअली वेरिएशन हेल्प्स द स्पीसीज टू, बिल्कुल सही बात है कि जो वेरिएबल्स का काम क्या है, वेरिएबल्स का काम है जो नई स्पीसीज बन रही है वो उस जो वातावरण है
उसको अच्छे से डिफेंड कर सके। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, जो नई स्पीसीज बन रही है अगर उसमें अच्छे वेरिएबल हैं तो क्या होगा, उस जो स्पीसीज है उसकी क्या होगी, तरक्की होगी, इवोल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे पहले ज़माने में क्या था, सबसे पहले हम जो इंसान हैं वो क्या थे, आदिमानव थे। ठीक है, अगर अच्छे वेरिएबल्स नहीं आते, डीएनए में अच्छे चेंजेस नहीं होते, तो हम अभी भी क्या होते, आदिमानव होते। हम में अच्छे चेंजेस हुए, अच्छे वेरिएबल्स आए डीएनए में, और वही वेरिएबल्स, वही डीएनए, अच्छा डीएनए पीढ़ी दर ऐसे करके क्या होता रहा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी ट्रांसफ़र होता रहा, और नए नए जो अच्छे चेंजेस हैं वो जुड़ते रहे, और ऐसे हम क्या करते रहे, तरक्की करते रहे। ऐसे ही क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या होता रहा, हमारा इवोल्यूशन होता रहा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो रिप्रोडक्शन है वो कैसी प्रोसेस है और उसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कौन सी है, जिसमें हम नया जीव बनाते हैं। नए जीव के बनने की जो प्रोसेस है वही रिप्रोडक्शन कहलाती है। और ये कोई जीवन, कोई स्पीसीज़ अर्थ पर बनी रहे या कोई किसी भी एनवायरनमेंट में बनी रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि वो रिप्रोडक्शन कर सके। जैसे डार्विन, फेमस साइंटिस्ट हैं बायोलॉजी के, डार्विन ने क्या कहा है कि उन्होंने एक थ्योरी दी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही सर्वाइव कर पाएगा जो फिट होगा। और उनके नज़रिए से फिट कौन है, उनके नज़रिए से फिट वो है जो रिप्रोडक्शन कर सके। वो फिट नहीं है जिसकी बॉडी अच्छी हो, या फिर जिसने अच्छे सिक्स पैक बना रखे हो, या फिर जो देखने में अच्छा हो, जिसे बीमारी ना, वो फिट नहीं है। फिट वो है जो रिप्रोडक्शन कर सके, क्योंकि वही कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी प्रजाति को बचाने में। वो नए जीव बना रहा है जिससे प्रजाति बची हुई है। अगर नए जीव नहीं बनेंगे तो प्रजाति क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, नए जीव बनाने की प्रोसेस है, वो किस तरीके से नए जीव बन सकते हैं, तो वो तरीका है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअली नए जीव बन सकते हैं और सेक्सुअली नए जीव बन सकते हैं। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हम देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। कहने का क्या मतलब है, जो एक जीव है वही काफ़ी है एक नया इंडिविजुअल बनाने के लिए। जैसे कि अगर इंसानों में देखें तो इंसान सिर्फ अगर आदमी हो या सिर्फ औरत हो तो वो एक नए जीव को नहीं बना सकते हो। दोनों की भागीदारी ज़रूरी है नए जीव को बनाने के लिए। ठीक है, नए बच्चा पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान और औरत का दोनों की भागीदारी हो। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक ही लोग काफ़ी है नए जीव को बनाने के लिए। क्या होता है यहाँ, गैमीट नॉट फॉर्म। जाहिर सी बात है गैमीट नहीं बनते हैं। ठीक है, क्यों नहीं बनते हैं अभी हम देखेंगे। प्रोजनी इज़ आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। यहाँ कोई इवोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, कोई वेरिएबल्स नहीं होते। यहाँ क्या होते, क्लोन्स बनते हैं। क्लोन्स का मतलब क्या हो, एकदम सेम टू सेम अपने मम्मी पापा के, जिससे वो नए जीव बना है वो अपने पेरेंट्स की क्या होगा, सेम टू सेम होगा, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। मतलब जो उसका अंदर का जेनेटिक मेकअप है, जो जीन है उसके अंदर डीएनए है, वो भी सेम होगा, और बाहर से दिखने में भी वो कैसा होगा, सेम होगा। मतलब कोई नई चीज़ नहीं जुड़ी है। जैसे कि हम इंसानों में होता है कि जो बच्चा होता है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, कलर में अलग हो, या फिर आगे चल के वो थोड़ा सा और तरक्की करे। एसेक्सुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो होगा बिल्कुल सेम टू सेम। अगर पेरेंट्स का, एसेक्सुअल में क्या है, अगर कान कटा हुआ है तो जो बच्चा होगा उसका भी कान कटा हुआ ही होगा। ठीक है, सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल में मे बी के चांसेस है, मतलब कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल में बोथ पेरेंट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व। दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। जैसे कि हम इंसानों में औरत की और आदमी की, दोनों की ज़रूरत पड़ती है एक नए इंसान को बनाने के लिए। ठीक है, गैमीट फॉर्म्ड होते हैं, गैमीट बनते हैं। जैसे
इंसानों में मेल में क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, एंड फीमेल में क्या बनते हैं, ओवा बनते हैं, ओवम बनते हैं, ठीक है। गैमीट क्या होते हैं, गैमीट होते हैं सेक्स सेल, जो आगे जाके क्या बनेंगे, एक नए इंडिविजुअल को बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। प्रोजनी क्या होती है, प्रोजनी इज़ ओनली जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, ठीक है। जेनेटिकली सिमिलर होती है ज़्यादातर, ठीक है, मतलब मोस्टली केसेस में सिमिलर होती है और ज़्यादातर सिमिलर होती ही है। अगर थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो क्या होता है, वो इंसान क्या होता है, या फिर बीमारी, थोड़ा डीएनए में चेंज आ जाए तो उसे नई बीमारी, इतना बस चेंजेस होता है, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं होता डीएनए में। तो डीएनए कह सकते हैं सिमिलर होता है। मॉर्फोलॉजिकली कुछ सिमिलर भी होते हैं अपने मम्मी पापा, कुछ थोड़े से अलग भी होते हैं, क्योंकि उनमें दोनों के करैक्टर होते हैं, मम्मी के भी पापा के भी दोनों करैक्टर हो गए, तो अपने पेरेंट्स से थोड़े से अलग हो सकते हैं बच्चे, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, अमीबा में होता है, ओके, फिजन इन अमीबा। अब हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला टाइप है फिजन। फिजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो गई, ठीक है, दो में या दो से ज़्यादा में क्या स्प्लिट हो गई या डिवाइड हो गई, तो जो नए जीव हैं जो डिवाइड होके अलग अलग हिस्सा बना है उससे ही नए जीव बन जाएंगे। तो अगर दो में डिवाइड हुई है एक सेल तो उसे बोलेंगे बाइनरी फिजन, और अगर दो से ज़्यादा में डिवाइड हुई है सेल तो उसे बोलेंगे मल्टीपल फिजन, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है। ये देखिए यहाँ पे, ये आपका अमीबा है, ठीक है, ये आपका अमीबा यहाँ से दो हिस्सों में टूट गया, देखा आपने, दो हिस्सों में ये टूट गया और दोनों हिस्से क्या बन गए, नए अमीबा बन गए, तो इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। अगर यही क्या करता, अमीबा 3-4 हिस्सों में टूट जाता तो क्या करते उसे बोलते मल्टीपल फिजन, ठीक है। बडिंग में क्या होता है, बडिंग में आप देखिए किसी भी बॉडी से एक बड निकला, ठीक है, बड निकलने का मतलब है कोई भी एक हिस्सा निकला, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये बड निकल रहा है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, ये वाली बॉडी है, इससे कोई एक बड निकल गया, ये बड क्या हुआ, ये बड अलग हो गया बॉडी से और उसने क्या बना लिया, एक नई बॉडी बना ली, ठीक है। जितने बड निकलेंगे उतनी नई बॉडी बन जाएंगी, इसे बोलते हैं बडिंग। बडिंग होती है ईस्ट में। नेक्स्ट क्या है, हमने फिजन देखा एंड बडिंग देखी, अब क्या नेक्स्ट, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर बनते हैं इसमें, स्पोर्स आर स्मॉल होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेवलप एट द टॉप ऑफ द इरेक्ट हाइपे। क्या होता है, ये फंजाई में होता है, ठीक है। यहाँ स्पोर्स बनने हैं, कहाँ पे, यहाँ स्पोर्स बनने हैं, और यही स्पोर्स जब नीचे गिर जाएंगे, ठीक है, तो ये एक नया पौधा बना लेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं इन सब प्रोसेस में जितनी भी हमने देखी, बडिंग देखी, फिजन देखा, इसमें दो लोग नहीं इन्वॉल्व हैं, इसमें एक ही लोग इन्वॉल्व है और एक से ही नई बॉडी बन जा रही है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, नाम से ही है, फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, और फ्रेगमेंट से जैसे ये क्या हुआ, यहाँ ये फ्रेगमेंट हो गए, स्पाइरोगारा में होता है, ये नए फ्रेगमेंट्स बन गए, और नए फ्रेगमेंट से क्या हुआ, नई बॉडी बन गई। एक बॉडी है उसके फ्रेगमेंट्स हो गए, टुकड़े हो गए, और हर एक फ्रेगमेंट्स क्या बन गया, एक नई बॉडी बन गई। ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये जो छोटे जीव होते हैं, ठीक है, सिंगल सेलुलर होते हैं, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती उनकी बॉडी एकदम सिंपल होती है, उनमें आसानी से हो जाता है, क्योंकि उनमें बनने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। नई बॉडी बनने के लिए बॉडी में कुछ ज़्यादा है नहीं, तो क्या होता है, अगर कोई हिस्सा टूटा तो उस हिस्से से नया जीव बन सकता है। जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें ये बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी है, मल्टी सेलुलर जो बॉडी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी है, उनमें ये आसान नहीं है कि कोई हिस्सा टूट जाए और उससे नया हिस्सा बन जाए। जैसे हम लोगों में अगर हाथ हमारा कट जाए और हाथ से हमारी नई बॉडी बन जाए, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो हर एक हाथ में है जो वो अलग सेल्स हैं, अलग हिस्सा है और अलग काम है बॉडी में, और दूसरे ऑर्गन्स हैं उनका अलग काम है, मतलब ढेर सारे ऑर्गन है, कॉम्प्लेक्स बॉडी है। इसलिए बड़ी जो बॉडी होती है, मल्टी सेलुलर बॉडी होती है, उसमें ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं पाता, आसान नहीं है इसलिए, ठीक है।
फ्रेगमेंटेशन देखा हमने। फ्रेगमेंटेशन के बाद हम देखेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन में वही प्रोसेस होता है जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, रीजनरेट हो जाती है बॉडी। क्या हुआ, बॉडी एक कोई हिस्से में कट गई और हर एक हिस्सा क्या कर गया, रीजनरेट कर गया। ठीक है, जैसे प्लेनेरिया और हाइड्रा में ये होता है। ठीक है, हाइड्रा में बडिंग भी होती है। ओके, अब देखते हैं, ये तो था छोटे जो एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं उनमें। अब जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और उनमें किसके थ्रू होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। उसे बोलते हैं, एक स्पेशल वर्ड है, उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। और जो जिन की हेल्प से होता है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। जैसे क्या हुआ, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स कैन बियर फ्लावर, ठीक है, फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। बेनिफिट है ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। जैसे क्या हुआ कि अगर बीज बनेगा, एक प्लांट से बीज बनेगा, फिर बीज से नया पौधा बनेगा, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे कि कमल, उसका गुलाब का हम पौधा कैसे लगाते हैं कि गुलाब का एक लकड़ी ली, एक पार्ट लिया और उसे काट दिया और उसे ज़मीन में लगा दिया, उसी से नया पौधा बन जाता है। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि बीज बनेगा, फिर टाइम लगेगा, तो हमें उतना टाइम की ज़रूरत नहीं है, ये सब जल्दी हो जाता है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से। ऐसे ही शुगर कैन में हम करते हैं, ठीक है, ऐसे ही बनाना में भी हम करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, दो बॉडी इन्वॉल्व होंगी, तब वो दो बॉडी मिलके एक नई बॉडी को बनाएंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी मदद से होता है, फ्लावर की मदद से। फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, इसी की मदद से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर किसी भी प्लांट में दो टाइप के होते हैं, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है, बाई का मतलब होता है दो। ठीक है, तो अगर दोनों सेक्सेस हैं एक ही फ्लावर में, मतलब मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में है, तो वो क्या होगा, वो होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर सिर्फ मेल पार्ट ही है एक ही फ्लावर में, ठीक है, या फिर फीमेल पार्ट है, तो वो क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। ठीक है, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये फिगर कैसा है, ये फिगर है बाइसेक्सुअल। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, ये फिगर है बाइसेक्सुअल, क्योंकि ये जो पार्ट है ये फीमेल पार्ट। ठीक है, जैसे क्या बोल रहे हैं, पिस्टिल भी बोलते हैं या फिर कार्पल भी बोलते हैं। ठीक है, पिस्टिल या कार्पल। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये क्या है, मेल पार्ट। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है, टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन रोल मेनली नेमली कैलिक्स होते हैं। ठीक है, इन्हें सेपल्स बोलते हैं। करोला होते हैं, इन्हें पेटल्स बोलते हैं। एंड्रोसियम होते हैं, स्टेमन बोलते हैं। गाइनोसियम बोलते हैं, उन्हें कार्पल बोलते हैं। ठीक है, अब फिगर में देखिए, पेटल है, आपको पेटल जो कलर वाला हिस्सा होता है फूल का, वो पेटल है। ठीक है, और ये जो होते हैं ग्रीन, ये पार्ट, ये सेपल है। ठीक है, क्या ये सेपल है, इसे कैलिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, कैलिक्स बोलते हैं। और करोला को क्या बोलते हैं, पेटल्स को क्या बोलते हैं, करोला। ठीक है, और जो मेल पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम या फिर स्टेमन, एक ही बात है, या फिर गाइनोसियम, फीमेल को गाइनोसियम या कार्पल। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कौन कौन से हैं, जाहिर सी बात है मेल एंड फीमेल होंगे, तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम होंगे, या फिर स्टेमन हो या कार्पल होंगे, एक ही बात है। ठीक है, एंड्रोसियम बोलें या स्टेमन बोलें, या फिर गाइनोसियम बोलें या कार्पल बोलें। ठीक है, जो स्टेमन होता है उसमें क्या होता है, स्टेमन में एक फिलामेंट होता है, एक एंथर होता है। ये स्टेमन है किस टाइप का, ठीक है, देखते हैं। ये स्टेमन होता है इस टाइप का, ठीक है, ऐसे ही होते हैं।
ये यहाँ पे एंथर होता है, ये फिलामेंट होता है जिससे ये फूल से जुड़ा होता है, और इसी में होते हैं क्या, मेल गैमीट्स होते हैं। इस एंथर में क्या होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं। ठीक है, इस एंथर में क्या होते हैं, मेल गैमीट होते हैं, जो कि बाद में जाके किस नए प्लांट को बनने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, और ये क्या है, ये एंथर है। ठीक है, एंथर से ही क्या बन रहा है, पोलन ग्रेन बन रहा है। देख रहे हैं, पोलन ग्रेन बन रहा है, ये मेल गैमीट है, बाद में हेल्प करेंगे नई बॉडी बनने में। जो फीमेल पार्ट है वो क्या है, कार्पल है। कार्पल में क्या क्या होता है, आपको मैं फिगर दिखा देता हूँ। ये ठीक है, ठीक है, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ऊपर का, इसे बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और इसे बोलते हैं स्टाइल, और इसे बोलते हैं ओवरी। ठीक है, 3 पार्ट हो गए, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। स्टिग्मा का क्या काम है, स्टिग्मा एक लैंडिंग पैड है, किसके लिए, सबसे पहले जो पोलन आएगा, मेल गैमीट आएगा, वो कहाँ आएगा, स्टिग्मा के ऊपर। फिर स्टिग्मा से कहाँ जाएगा, स्टाइल से होते हुए कहाँ जाएगा, ओवरी में, जहाँ वो किससे मिलेगा, फीमेल गैमीट से मिलेगा, फीमेल एग से मिलेगा, और दोनों मिलके एक नया प्लांट बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि पोलन ग्रेन ऑफ अ फ्लावर ट्रांसफर टू स्टिग्मा। इन सिंपल वर्ड्स क्या बोल रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि अगर पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब कि पोलन ग्रेन एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट हैं। ठीक है, तो अगर सेम फ्लावर के ऊपर पोलन आ जा रहा है, पोलन क्या हुआ, एंथर से निकला और अपने ही स्टिग्मा पे गिर गया। एक ही फ्लावर के अंदर एंथर है, एक ही फ्लावर के अंदर मतलब फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट है, तो मेल पार्ट से पोलन निकला और उसी फ्लावर के क्या हुआ, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर गया। ठीक है, या फिर उसी पेड़ के अंदर गिर गया, मतलब अपने पेड़ के ही अंदर किसी और फ्लावर पे, उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और अगर दूसरे के पे गिरा है तो उसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, दिस ट्रांसफ़र ऑफ पोलन इज अचीव्ड बाय एजेंट। जो पोलन, क्या पोलन अब बन गए, तो पोलन क्या करेंगे, पोलन होते हैं मोटाइल, पोलन को ही जाना पड़ता है। जो मेल गैमीट होते हैं उनको ट्रैवल करना पड़ता है, फीमेल गैमीट होता है उसे कहीं नहीं जाना पड़ता। ठीक है, वो एक ही जगह रहता है। तो जो मेल गैमीट है वो है पोलन, और पोलन जिसकी मदद से जाएगा उन्हें बोलते हैं पॉलिनेटर्स। और इस प्रोसेस को ये ट्रैवल करने की प्रोसेस को पोलन जो मेल पार्ट है वहाँ से जाके फीमेल पार्ट तक जाने का जो प्रोसेस है पोलन का, उसे बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन कैसे बोल रहे हैं, पोलन का मेल पार्ट से फीमेल तक जाना, फीमेल पार्ट तक जाना, वो कहलाएगा पॉलिनेशन। और जिसकी मदद से ये पोलन जाते हैं उन्हें बोलते हैं पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स में क्या हो सकते हैं, विंड, वाटर एंड एनिमल्स हो सकते हैं। विंड की मदद से, हवा की मदद से पोलन उड़ के जा सकते हैं फीमेल पार्ट तक, किसी फ्लावर तक। ठीक है, या फिर पानी की मदद से जा सकते हैं, पानी में बह के जा सकते हैं, या फिर एनिमल्स की मदद से जा सकते हैं, मतलब जो तितली होती हैं, मधुमक्खी होती हैं। ठीक है, इनकी मदद से भी जा सकते हैं, इनकी बॉडी में चिपक के। ठीक है, आफ्टर पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन रीच टू द एग सेल इन द फॉर्म ऑफ अ पोलन ट्यूब। क्या हुआ, अब पोलन पहुंच गया, पॉलिनेटर्स की मदद से पोलन पहुंच गया, मतलब पॉलिनेशन हो गया। तो अब ये कहाँ हुआ, अब ये स्टिग्मा पे पहुंच गया कोई पोलन। तो पोलन के अंदर मेल गैमीट है, तो पोलन से क्या बनेगी, एक पोलन ट्यूब बनेगी। ठीक है, अभी हम इस फिगर को यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारी स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। ठीक है, और ये हमारी ओवरी है, ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये सारा फीमेल पार्ट है। ठीक है, ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, ये हमारी स्टिग्मा है, क्या बोला था, लॉन्चिंग पैड, मतलब पैड है। ठीक है,
यहाँ पे पॉलन आके गिरेंगे। ये स्टाइल है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ता है। ये क्या है, ओवरी आपकी। अब यहाँ कोई पॉलन गिरा आके, ठीक है, यहाँ कोई पॉलन गिरा आके, ठीक है, ये पॉलन गिरा आके यहाँ। अब क्या होगा, इस पॉलन से एक पॉलन ट्यूब निकलेगी। क्या मतलब, एक तरीके का पाइप निकलेगा, ठीक है, एक तरीके का पाइप निकलेगा ऐसे करके, और वो जाएगा कहाँ तक, ओवरी तक, ठीक है, ओवरी तक। और इस पाइप के थ्रू क्या जो इस पॉलन में मेल गैमीट्स हैं वो आ जाएंगे कहाँ, यहाँ पे। और यहीं पे कौन है, यहीं पे है फीमेल गैमीट, ठीक है, फीमेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है और ये मेल गैमीट है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक नया प्लांट बनाएंगे, ठीक है। इन दोनों, जब ये दोनों के मिलने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाई जाएगी, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहलाई जाएगी। फर्टिलाइजेशन क्या है, द फ्यूजन बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड फीमेल एग सेल, ठीक है। फीमेल एंड मेल गैमीट जब मिलते हैं तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है, जो अभी मैंने फिगर बनाया था वही इसमें दिखाया गया है। देखिए पोलन ट्यूब बन रही है, ठीक है, पोलन आ गए स्टिग्मा पे, ये स्टाइल ओवरी, और पोलन ट्यूब की मदद से ये कहाँ आ गए, ओवरी के अंदर आ गए ये मेल गैमीट। और यहाँ पे ये क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया, और क्या बनाया, जो फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमीट फर्टिलाइजेशन के बाद जो बॉडी बनती है, ठीक है, जो पहला स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद, मेल एंड गैमीट जो फर्टिलाइज किए और जो स्ट्रक्चर बना उसे बोलेंगे क्या, जाइगोट। जाइगोट क्या करेगा, अब जाइगोट धीरे धीरे बड़ा होगा, ठीक है। जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे, फिर एक समय के बाद उसे क्या बोलने लगते हैं, एम्ब्रियो बोलने लगते हैं। फिर एम्ब्रियो से जब वो बिल्कुल बड़ा हो जाता है, फिर वो क्या हो जाता है, एक प्लांट की शक्ल ले लेता है, एक प्लांट बन जाता है, मतलब कि एक सीड बन जाता है। फिर सीड से प्लांट बनेगा, जाहिर सी बात है, पहले सीड बनेगा फिर प्लांट बन जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि ओव्यूल के अंदर हो रहा है ये सब, तो ओव्यूल सीड बन गया, और जो आपकी ओवरी है वो क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है, ठीक है। जैसे फ्रूट के ही अंदर तो सीड्स होते हैं। ये सब बहुत शॉर्ट में चल रहा है, ठीक है। आप इसे डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब मैं एक्चुअल क्लास इसकी ऑनलाइन शुरू करूँगा। 10th की मैं एक्चुअल क्लास ऑनलाइन शुरू करूँगा, तो आपको क्या करना, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी मैं शुरू करूँगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, एंड आप ऑनलाइन इस जो 10th की क्लास है बायोलॉजी की, वो बहुत ही 4 चैप्टर हैं, तो ज़्यादा लंबी क्लास होगी नहीं, मुश्किल से 1 या 2 महीने में ही सारा कोर्स सिमट जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। जब क्लास शुरू होगी तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होगा, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। इट नीड्स सेक्सुअल मैच्योरेशन which includes creation of germ cells, egg, ova in the female and sperm in the male partner. This period of sexual maturation is called puberty. देखिए इस लाइन का कहने का क्या मतलब है, जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, तो जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है लगभग 11-12 साल की एज में, हम लोग सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, इंसान सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, ह्यूमन बींग्स सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, मतलब कि अब वो अपने जैसा एक नया जीव बनाने के लिए तैयार हैं या बना सकते हैं, मतलब कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। उससे पहले उनकी बॉडी में स्पर्म नहीं बनते तो गैमीट सेल नहीं बन रहे हैं, जब सेक्स सेल नहीं बन रहे हैं तो नया इंडिविजुअल हम बना नहीं सकते। तो इसे जो इस मैच्योरेशन है इसे ही बोलते हैं पुबर्टी, ठीक है। पुबर्टी के दौरान हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में सेक्स सेल बनने शुरू हो जाते हैं, फीमेल्स में ओवा बनते हैं, जैसे ओवम बोलते हैं या फिर एग बोलते हैं, और मेल में क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। उससे पहले जब हम छोटे रहते हैं तो स्पर्म्स या ओवा नहीं बनते हैं, ओके।
ह्यूमन बीइंग हैव अ वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एकदम वेल डेवलप्ड होते हैं मेल एंड फीमेल में। जो मेल होता है वो स्पर्म बनाता है, जो फीमेल होती है वो क्या बनाती है, वो ओवा बनाती है, ठीक है। फीमेल में ओवा बनते कहाँ हैं, ओवरी में, और मेल में स्पर्म कहाँ बनते हैं, टेस्टिस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया। क्या करता है वो, टेस्टोस्टेरोन मेल में निकलता है, कहाँ से, टेस्टिस से। वो सेक्स हार्मोन होते हैं, मतलब कि आपकी बॉडी में जो चेंजेज आएंगे सेक्स से रिलेटेड, मतलब कि हमने जैसे पहले बात करी थी पुबर्टी के दौरान, ठीक है, वो किसकी मदद से आते हैं, वो आते हैं टेस्टोस्टेरोन की मदद से, ठीक है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन निकलता है, जिसकी मदद से फीमेल्स में जो सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, ठीक है। द स्पर्म along with the secretion of prostate gland and seminal vesicle together constitute semen, which is released and made to enter into the female genital tract during copulation, ठीक है। कॉपुलेशन के दौरान क्या होता है, स्पर्म जो आते हैं, जो सीमन क्या होता है, आपके जो स्पर्म आ रहे हैं उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड होती है आपकी एक, उसका सिक्रीशन होता है, एंड सेमिनल वेजाइकल एक होता है, उसका सिक्रीशन होता है, ठीक है। सबको मिला के, सेमिनल वेजाइकल के सिक्रीशन को मिला के एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन को मिला के और स्पर्म को मिला के उसे बोलते हैं क्या, सीमन, ठीक है। वही सीमन फीमेल में क्या कर दिया जाता है, फीमेल में जाता है, उस सीमन के अंदर क्या है, उस सीमन के अंदर स्पर्म्स हैं, और वो स्पर्म कहाँ जाएंगे, फीमेल में जहाँ पर ओवा है, ठीक है, ओवम है या एग है, उससे मिलेंगे, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर एक नई बॉडी बन जाएगी, ठीक है। जैसे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देख रही है, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है, एंड ये ओवरी है, ठीक है। यहीं क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं, ठीक है। ये यूट्रस है, यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस में जो बेबी होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, डेवलपमेंट होता है बेबी का, एंड ये सर्विक्स एंड वजाइना, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, दी फीमेल जर्म सेल्स और एग कहाँ बनते हैं, ओवरी में बनती हैं फीमेल का। When girl is born, the ovaries already contains thousands of immature eggs. At a puberty, some of these eggs start mature. ये सब आप 12th में पढ़ेंगे, या जब एक्चुअल क्लास होगी तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये सब बताना मतलब कि बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। ना ही आपके 12th मतलब 10th में इतना डिटेल में है, ये सब 12th में है डिटेल में, ठीक है। तो फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना। जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट यूट्रस में, यूट्रस की जो दीवार है, ठीक है, दीवार है यूट्रस की, उससे क्या करेगा, चिपक जाएगा प्लेसेंटा की मदद से, ठीक है। प्लेसेंटा के मदद से चिपक जाएगा, और जो प्लेसेंटा है उसी के थ्रू उसे खाना मिलेगा, ठीक है, उसी के थ्रू उसे ऑक्सीजन मिलेगी, और उसकी बॉडी जो न्यूबॉर्न मतलब बेबी है उसकी बॉडी में जो वेस्ट निकलेगा उनका, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर और कुछ है, ठीक है, वो उसी प्लेसेंटा के थ्रू बाहर निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। This child is born as result of rhythmic contraction of the muscles in the uterus after 9 months। जो ये 9 months है, मतलब कि एक फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी का जो डेवलपमेंट है इनसाइड बॉडी, मदर की बॉडी में जो डेवलपमेंट है, जब तक वो मदर में रहता है, मदर की बॉडी में रहता है, उसे बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। और जेस्टेशन पीरियड हर किसी का अलग अलग होता है, इंसानों का अलग होता है, गाय भैंस का अलग होता है, बकरे का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। तो जो इंसान होते हैं उनमें कितने महीने का होता है, उनमें 9 मंथ्स का होता है, ठीक है। इस 9 मंथ्स के बाद क्या होता है, एक जो बॉडी होती है, जो आपका यूट्रस है, उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब कि एक तरीके का क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे बेबी कहाँ बाहर आ जाता है, ठीक है।
मतलब कि बेबी बॉर्न हो जाता है, ठीक है। दिस सेक्सुअल साइकिल इन वुमन कंटिन्यूज। यहाँ पे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी पढ़ेंगे। फीमेल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक डेफिनेट टाइम का होता है, ठीक है। जैसे 28 या 30 दिन का होता है, 1 महीने का होता है। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान जो बॉडी होती है फीमेल्स की, वो ओवम रिलीज करती है, ठीक है। क्या एग रिलीज करती है, ओवम रिलीज करती है, ओके। जब ये ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, यहाँ जब मेल गैमीट से इसका मिलना नहीं हो पाता है, मतलब फर्टिलाइज नहीं होता है, तो फिर लास्ट टाइम में लास्ट मंथ में क्या होता है, मंथ के लास्ट टाइम में ये ओवम जो अनफर्टिलाइज है वो ब्लड के साथ बाहर आ जाता है, और फिर दोबारा से बॉडी प्रिपेयर करती है खुद को दूसरे ओवम के लिए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स द टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव, फिजिकल, इमोशन एंड सोशल एंड बिहेवियर। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर उसकी सही है तो कहने का क्या मतलब है, उसे हर एक तरीके से सही होना चाहिए। रिप्रोडक्टिवली मतलब वो रिप्रोड्यूस कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, और फिजिकली भी एंड इमोशनल भी और सोशली भी एंड बिहेवियरल भी, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होते हैं, इट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो भी तरीके अपनाए जाते हैं वो कॉन्ट्रासेप्शंस कहलाए जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शंस, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस क्या क्या हैं, फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, सर्जिकल मेथड्स हो सकते हैं, या केमिकल मेथड्स हो सकते हैं। फिजिकल बैरियर में हम क्या करते हैं, हमारा कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर जो मेन मकसद है वो है हमारा फर्टिलाइजेशन को रोकना, मतलब कि मेल जो गैमीट है वो फीमेल गैमीट से ना मिल पाए, ठीक है। अगर मिल जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और नई बॉडी बन जाएगी, ठीक है, मतलब कि बेबी बन जाएगा। अब जब मिलेंगे ही नहीं तो दोनों फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद क्या है कॉन्ट्रासेप्शन का, हमें फर्टिलाइजेशन को नहीं होने देना है, ठीक है, मतलब कि मेल गैमीट को फीमेल गैमीट से नहीं मिलने देना है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए कॉन्डोम्स यूज करते हैं, ठीक है, डायफ्राम्स यूज करते हैं, सर्विकल कैप्स यूज करते हैं। सर्विकल जो कैप्स होती हैं वो फीमेल्स के द्वारा यूज करी जाती हैं, या फिर एक जैसे मेल्स में कॉन्डोम होते हैं ऐसे ही फीमेल्स में भी कॉन्डोम्स होते हैं, ठीक है। जो सर्जिकल मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, आल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन इन वेसेक्टोमी, द वास्ट डिफरेंस ऑफ मेल इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफ़र। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे थे कि हमें स्पर्म को फीमेल जो एग है वहाँ तक नहीं पहुँचने देना है। तो हम क्या करते हैं, जो वास्ट डिफरेंस होती है उसे हम काट देते हैं, मतलब कि क्या हुआ, स्पर्म आपके जो आपका सीमन है उसमें आएंगे ही नहीं, ठीक है। वास्ट डिफरेंस को हमने काट दिया तो टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहे हैं वो सीमन में आएंगे ही नहीं, मतलब वो फीमेल बॉडी में जाएंगे ही नहीं, ठीक है। यही काम हम करते हैं फीमेल्स में। फीमेल में क्या करते हैं, हम फैलोपियन ट्यूब है उसे क्या कर देते हैं, हम ब्लॉक कर देते हैं। तो जो ओवरी में इस ओवा बना है वो फैलोपियन ट्यूब में आएगा, और फैलोपियन ट्यूब क्या है, ब्लॉक है, तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा, और उससे क्या होगा, उससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो जो मेल में हम करते हैं वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक करते हैं उसे बोलते हैं बेसिक्टोमी, ठीक है। इस सर्जरी को इसको क्या बोलते हैं, बेसिक्टोमी, ठीक है। और जो फीमेल्स में हम करते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करते हैं उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। केमिकल मेथड्स में क्या करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओसीज changes the hormonal balance to check the egg release in females, OCs cause side effects, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, केमिकल मेथड्स में हम टैबलेट्स यूज करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शंस के लिए, मतलब कि बॉडी में फर्टिलाइजेशन रोकने के लिए। इनका काम क्या होता है, ये जो बॉडी का हार्मोनल बैलेंस है उसे क्या करते हैं, चेक कर देते हैं, मतलब कि क्या कर रहे हैं, ऐसी टैबलेट्स, ऐसे केमिकल्स बॉडी में होते हैं, मतलब दिए जाते हैं जिनकी वजह से क्या होता है,
जो मेल गैमीट होता है वो फीमेल से नहीं मिल पाता है, या फिर जो फीमेल गैमीट है, एग है, वो रिलीज ही नहीं होती है। ठीक है, इस मेथड का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, जो मेल गैमीट है, जो फीमेल गैमीट है, उन्हें मिलने से रोक रहे हैं, फर्टिलाइजेशन को रोक रहे हैं। ओके, हेल्दी सोसाइटी नीड्स अ बैलेंस्ड सेक्स रेशियो दैट कैन बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग द पीपल टू अवॉइड malpractice like female foeticide and prenatal sex determination। एक हेल्दी सोसाइटी में सेक्स रेशियो है वो मेंटेन रहे, मतलब कि जो लड़का है उतनी ही लड़कियां हों। ठीक है, जो दोनों का रेशियो वो बना रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो फीमेल फोर्टिसाइड है, मतलब कि भ्रूण हत्या है, उसे हम रोकें। ठीक है, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे कि इंडिया में ज़्यादा होता है कि जो लड़का होता है उसे लोग बाग ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं कि उनको लड़का चाहिए है और लड़की नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं कि पहले ही से उन्होंने टेस्ट करा लिया, मतलब जब बेबी पेट के अंदर है तो उन्होंने टेस्ट करा लिया कि लड़का है या लड़की, और अगर लड़की हुई तो फिर उसे मार देते हैं या फिर अबॉर्शन करा देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, इसके लिए कानून भी यही है, इलीगल है इंडिया में बिल्कुल भी। सेक्स से रिलेटेड कुछ बीमारियां भी होती हैं, उन्हें बोलते हैं एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो सेक्स की वजह से ट्रांसमिट होती हैं। कुछ वायरल होती हैं और कुछ बैक्टीरियल होती हैं। वायरल में जैसे बहुत फेमस है HIV या फिर एड्स। ठीक है, रॉट्स भी होते हैं। एंड बैक्टीरियल डिजीज में क्या है, सिफिलिस एंड गोनोरोइया। ठीक है, STDs आर कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। और ये जो STDs हैं वो कैसे फैलती हैं, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स से। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। ओके, हमने क्या देखा इस चैप्टर में, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो क्या है, नए जीव बनाने की प्रोसेस को ही हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन असेक्सुअली एंड सेक्सुअली होता है। फिर हमने असेक्सुअल में देखा कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें फिजन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, बडिंग होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने फ्लावर्स में देखा एंड एनिमल्स में देखा। और हमने क्या देखा, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी हमने पढ़ा कि हम कैसे कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी हमने देखा। वायरल डिजीज़ कौन सी हैं, STDs हैं। एंड बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी हैं, सिफिलिस एंड गोनोरोइया। ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। ओके।